अध्याय 105 नीचे जाना। राघव पूरी तरह सतर्क थे। फ्लैशलाइट से आगे का रास्ता टटोलते हुए वे समूह को लिफ्ट से बाहर लाए। कुछ ही देर में वे अनंत ट्रेन के पास पहुंच गए। कॉकपिट का दरवाज़ा खुला और अपने भयानक अनुभव के बाद वे 6 लोग आखिरकार ट्रेन के भीतर कदम रख पाए। छक, जैसे ही कॉकपिट का भारी दरवाज़ा बंद हुआ, राघव ने केबिन की बत्तियां जला दीं। सुरक्षा का एक लंबे समय से खोया हुआ एहसास उन्हें घेर गया। ट्रेन के अंदर अश्विन और मम्पी पसीने से तर और पूरी तरह थककर सांस लेने के लिए हाँफते हुए बोगी नंबर 1 के फर्श पर ढह गए। क्या तुम लोग ठीक हो? राघव को वापस देखकर पूनम और राजिता ने अंततः राहत की सांस ली और चिंता से उनकी तरफ भागीं। एक नहीं बच पाए, राघव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा। पूनम ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। उनकी नज़र फर्श पर अब भी कांप रही दोनों महिलाओं से हटकर रिया पर गई। क्या ये वही है जिससे हम संपर्क में थे? रिया, उसने पूनम की आंखों में देखा और सीधे अपना परिचय दिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या हम बच गए? सदमे से उबर रही अश्विन ने हाँफते हुए ट्रेन के अंदरूनी हिस्से को देखते हुए पूछा। फिलहाल तुम लोग मरोगे नहीं, मिस पूनम। राघव ने अश्विन और मम्पी पर एक नज़र डाली और फिर पूनम की ओर मुड़े। इन्हें खाने को कुछ दो, हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है। सच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघव को उन्हें भोजन की पेशकश करते सुनकर अश्विन अपने आतंक से बाहर निकली। उसकी जीवित रहने की सहज इच्छा ने उसे यह महसूस कराया कि वह भूखमरी के कितने करीब थी। प्रोफेसर के लिए रोने का काम इंतजार कर सकता था। धन्यवाद, धन्यवाद मिस्टर राघव। वहाँ, टीचर अश्विन, हम सुरक्षित हैं। मम्पी डर और भारी राहत के बीच फंसी हुई थी। इतने लंबे समय तक निराशा सहने के बाद उनका मनोबल कई बार टूट चुका था। अब एक किले जैसे सुरक्षित ठिकाने के भीतर बैठे हुए और यह सुनकर कि खाना आने वाला है, वे अपनी भावनाओं को और रोक नहीं पाईं। दोनों महिलाएं फिर से फूट फूट कर रोने लगीं। इसके विपरीत जैविक अनुसंधान विभाग की उपनिदेशक रिया अब भी तनाव में थी। वह चुपचाप राघव की टीम और ट्रेन के अंदरूनी हिस्से को देखती रही, जैसे विचारों में खोई हुई हो। राघव ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान राज की ओर मोड़ा, जो एक कांच का संवर्धन पॉड लेकर आया था। वाह, वह क्या है? एक फूल। कांच में बंद उस अजीब पौधे को देखकर राजिता उत्साह से भागी चली आई। इसका नाम क्या था? किकी ने अपना सिर झुकाया। रक्त प्लेग वनस्पति नमूना सम 1। अगर आप चाहें तो इसे नरक का काला गुलदाउदी कह सकते हैं। रिया के भाव ठंडे रहे जब उसने किकी को समझाया। यह कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बस हम इसे यही कहते हैं। नरक का काला गुलदाउदी, ये तो अशुभ लगता है। पूनम ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अजीब काली पंखुड़ियों को आकर्षण से घूरते हुए। उनके लिए इस भयानक फूल में एक भयावह सुंदरता थी, खासकर उसका गहरा लाल केंद्र जो एक बेचैन करने वाला आकर्षण दे रहा था। इस चीज को, राघव ने इस पर एक नज़र डाली। इसे अभी के लिए संभाल कर रखो। फेडरेशन के फीनिक्स संगठन के पास शायद इसकी जानकारी होगी। हम बाद में तय करेंगे कि इसका क्या करना है। इसके गुणों की पूरी समझ के बिना राघव अधिक उत्सुक होने के लिए उत्सुक नहीं थे। यदि यह क्षमताओं से संबंधित था तो यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता था। रात घिर आई, बर्फानी तूफान और तेज हो गया। राज पर्वतमाला के विशाल दक्षिणी मैदानों में बर्फ से ढके परिदृश्य पर हवाएं तेजी से शोर कर रही थीं। परित्यक्त वाहनों की अंतहीन पंक्तियां और हजारों शव मोटी, लगातार गिरती बर्फ के नीचे दब गए थे। ज़ॉम्बी जमे हुए बंजर भूमि पर घूम रहे थे, उनके पैर घुटनों तक गहरी बर्फ में चरचराहट की आवाज़ कर रहे थे। कई जमकर कठोर हो गए थे, निर्जीव काले पड़ चुके मानव आकार की मूर्तियों में बदल गए थे। भूमिगत शहर सम 9 के स्तर 65 मालवाहक टर्मिनल के अंदर अनंत ट्रेन स्थिर रही। इसकी आंतरिक रोशनी की गर्म चमक पास आते डर को पीछे धकेल रही थी। लगभग 1 घंटे के आराम और कुछ भोजन के बाद अश्विन और मम्पी आखिरकार थोड़ी स्थिरता वापस पाने लगे। राघव के पास उन पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। बोगी सम 2 के सूचना केंद्र में वह और किकी भूमिगत शहर के आंतरिक लेआउट का विश्लेषण कर रहे थे। चूंकि रिया शहर के बुनियादी ढांचे से परिचित थी, इसलिए राघव ने उसे भी बुला लिया था। इस GF4 टर्मिनल में अभी भी 2 बोगियां बची हैं, किकी ने सतह पर स्टेशन सम 4 से निगरानी फुटेज खींचते हुए कहा। उनके पैंटवर्क से वे फेडरेशन से पहले की संपत्ति लगती हैं। राघव की आंखें चमक उठीं। ये यात्रा वास्तव में इसके लायक हो सकती है। और रिया ने झूठ नहीं बोला था। अब तक बचाव मिशन का खतरा उठाने का उनका फैसला रंग ला रहा था।
एक बार जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम टर्मिनल पर अपनी ट्रेन की व्यवस्था को फिर से संगठित करेंगे, फिर सिंगूर शहर की ओर बढ़ेंगे। हमारी अगली चाल क्या है? किकी भूमिगत शहर के नेटवर्क के भीतर उपयोग योग्य जानकारी की तलाश जारी रखी। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों का संपर्क टूट चुका था और केवल कुछ उपप्रणालियां अभी भी ऑनलाइन थीं। हमारी प्राथमिकता जेमिनी 11R परमाणु इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को सुरक्षित करना है। अब जब रात हो गई है तो वे मानव भयावह हर जगह हो सकते हैं, इसलिए हमें पहले इससे निपटना होगा। बाकी सब स्थिति पर निर्भर करेगा। हम नीचे कैसे जाएंगे? किकी ने भूमिगत शहर की योजनाबद्ध रूपरेखा खींची, संभावित रास्तों का अध्ययन किया। रिया आगे बढ़ी और बोली, अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो दो विकल्प हैं। एक, ट्रेन को सीधे नीचे ले जाएं। ये सबसे तेज तरीका है, लेकिन अगर ट्रैक टूटे हुए या अवरुद्ध हैं तो ये बेकार है। 2, लिफ्ट से स्तर 89 पर जाएं, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरें। हालांकि अगर ट्रैक क्षतिग्रस्त हैं तो भले ही आप लोकोमोटिव पालें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है। किकी मुस्कुराए और राघव के कंधे पर थपथपाया। हमारे पास एक गुप्त हथियार है। रिया ने राघव पर एक जिज्ञासु नजर डाली लेकिन चुप रही। राघव ने भूमिगत शहर के लेआउट की ओर इशारा किया और जोर से विचार किया। ये सरल है। हम लिफ्ट से स्तर 89 पर जाएंगे, फिर सुरंग में प्रवेश करने के लिए इस सुरक्षा मार्ग का उपयोग करेंगे। वहां से हम ट्रैक का अनुसरण करते हुए स्तर 95 तक नीचे जाएंगे और स्टेशन तक पहुंचेंगे। अब तक स्तर 65 से स्तर 89 तक के ट्रैक अभी भी बरकरार थे, इसलिए राघव ने स्तर 89 के ट्रैक के साथ आगे की जांच करने की योजना बनाई। अगर कुछ भी क्षतिग्रस्त हुआ तो वह और किकी उसे ठीक कर सकते थे। वह अभी तक अनंत ट्रेन को नीचे ले जाने का जोखिम लेने को तैयार नहीं थे। अगर वे ठीक से डॉक नहीं कर पाते तो ट्रेन 59.5% ढलान पर फंस जाएगी। यह एक विनाशकारी स्थिति होती। अगर ब्रेक फेल हो जाते तो वे सभी जिंदा दफन हो जाते। सुरक्षित खेलने के लिए उन्हें पहले ट्रैक की स्थितियों की पुष्टि करने और जेमिनी 11R की स्थिति की जांच करने की जरूरत थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह और किकी लोकोमोटिव को ऊपर चलाकर अनंत ट्रेन से जोड़ सकते थे और एक साथ भूमिगत शहर से बच निकल सकते थे। हाँ, ये काम करेगा। किकी सहमत हुई। तो यही योजना है। राघव ने तुरंत फैसला किया। राज, तुम ट्रेन पर ही रुकोगे। राघव जी, मुझे अपने साथ चलने दो। राज ने भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से इतने खतरनाक समय में पीछे छूटने को लेकर असहज था। राघव ने सिर हिलाया। तुम और राजिता यहीं रुककर ट्रेन की रक्षा करोगे। बोर्ड पर 3 बाहरी लोग थे, साथ ही भूमिगत शहर में छिपे मानव भयावह भी। राघव उन्हें अकेला छोड़ने में सहज नहीं थे। राज, जो एक क्षमता उपयोग करता था, को पहरे पर रखना सुरक्षित लगा। इसके अलावा वह और किकी अधिक फुर्तीले थे। चाहे वे ज़ॉम्बी गिरोहों का सामना करें या ट्रैक की समस्याओं का, उनकी क्षमताएं अधिक उपयोगी होंगी। राज, इन पर नजर रखना। राज एक पल के लिए झिझका, लेकिन राघव का मतलब समझ गया। उसने सिर हिलाया। चिंता मत करो राघव जी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। जैसे ही राघव जाने की तैयारी कर रहे थे, रिया आगे बढ़ी। अगर आप इस योजना का पालन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए नेविगेट कर सकती हूँ, उसने किकी के मोबाइल टर्मिनल की ओर इशारा करते हुए कहा। वॉकी टॉकी काम नहीं करेगा, लेकिन आप संचार के लिए भूमिगत शहर की उपप्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। राघव ने उसे एक गहरी नज़र दी और फिर सिर हिलाया। वह जानता था कि वह उपयोगी हो सकती है। फिर उसने और किकी ने अपने गैस मास्क पहने और राघव ने गीगा काउंटर को पकड़ा। अंधेरे की आड़ में वे एक बार फिर निकल पड़े। अध्याय 106, स्तर 89। पूरी तरह से हथियारों से लैस राघव ने एक बार फिर अपने कंधे पर बैग लटकाया और किकी के साथ अंधेरे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। शायद रात होने के कारण भूमिगत शहर के गहरे सुरंगों में भी हड्डियां गला देने वाली ठंडक महसूस हो रही थी। भूमिगत शहर का मोबाइल टर्मिनल अनंत ट्रेन के रिस्पोंडर सिस्टम से सफलतापूर्वक जुड़ गया, जिससे रिया टर्मिनल के माध्यम से सीधे राघव से संवाद कर सकती थी। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि वे अभी भी ट्रेन से संदेश प्राप्त कर सकते हैं। पूरा भूमिगत शहर स्तर 20 से 60 तक मुख्य आवासीय और कार्यक्षेत्र है। स्तर 60 से 70 औद्योगिक उत्पादन, अनुसंधान और भंडारण के लिए हैं। उसके नीचे स्तर 70 से 80 में तृतीय श्रेणी के नागरिक रहते हैं। ये सबसे घनी आबादी वाला स्तर है। हालांकि स्तर 89 सभ्यता के भंडारण के लिए एक स्थायी संरक्षण क्षेत्र है। इसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवाश्म, पौधों के बीज, एक जीन क्रायो भंडारण सुविधा और कलात्मक कलाकृतियों का एक संग्रह है।
वहाँ शायद ही कोई काम करता हो और इसमें कोई महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह संसाधन नहीं है, इसलिए संक्रमण फैलने के बाद बहुत कम लोग वहाँ गए होंगे। लेकिन जगह बहुत बड़ी है, इसलिए सावधान रहें। संचार के माध्यम से समझाते हुए रिया की आवाज़ शांत बनी रही। वाह, तो 40 मंजिलें सबसे कम आबादी वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 10 मंजिलें अधिकांश तृतीय श्रेणी के नागरिकों को ठूंसती हैं। ये तो कुछ बिगड़ा हुआ तर्क है। किकी ने नाक सिकोड़ी। राघव ने उस पर एक नज़र डाली। अगर तुम यहाँ होती तो तुम यकीनन स्तर 60 के नीचे नहीं रह रही होती। किकी ने उपहास किया, जैसे कि मैं यहाँ रुकना चाहूँगी। ये दम घोंटता है। मेरी बोगी सम 2 कहीं अधिक आरामदायक है। जब हम आखिरकार पाल्मा घास के मैदान को पार कर, रोमू रेगिस्तान को पार कर, प्रशांत महासागर तक पहुँचेंगे। कम से कम अगर मैं मरूं भी, तो इस जगह से कहीं बेहतर जगह पर मरूंगी। यह अफसोस की बात है, उसने आगे कहा। मुझे लगा था कि हमें यहाँ ढेरों आपूर्ति मिलेगी। राघव को ज्यादा परवाह नहीं लगी। अगर हमें वह जेमिनी 11R परमाणु इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल जाता है तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी। और उसके ऊपर पूरी 2 अनुसंधान बोगियां हैं। अगर हम उन्हें ट्रेन में एकीकृत कर लेते हैं तो हमारी अनंत ट्रेन का पौधे लगाने का आधार बहुत जल्द चालू हो जाएगा। हवा और जल परिसंचरण प्रणाली का विस्तार करो और हमारी ट्रेन किसी अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी की ट्रेन से कम नहीं होगी। तुम्हारा कहना सही है। ध्रुवीय रात नज़दीक आने, भूमिगत शहर के ढहने और अज्ञात भूमिगत जीवों के घात लगाए बैठे होने के कारण इतनी बड़ी लूट भी एक आशीर्वाद थी। राघव लालची होने और पूरे भूमिगत शहर को लूटने की कोशिश करने वाले नहीं थे, उसे जीवित रहने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं मिलते। इसके अलावा उसने अभी तक वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया था। खैर, ट्रेन में 3 और महिलाओं और एक गमले में लगा पौधा को छोड़कर एक धीमी धप की आवाज़ गूंजी जैसे ही मालवाहक लिफ्ट सम 3 ऑफलाइन स्तर 89 पर रुकी। पृष्ठभूमि में पुराने विज्ञापनों का एक लूप बज रहा था। डिंग की आवाज़ के साथ लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले। राघव और किकी दोनों तरफ खड़े थे, बंदूकें उठाई हुई, चौकसी से आंखें तेज थीं। लिफ्ट की रोशनी बाहर की घुप अंधेरे फर्श पर एक धुंधली चमक डाल रही थी। अपने आसपास देखते हुए उन्होंने एक विशाल अंधेरा स्थान देखा जो ऊंचे भंडारण शेल्फों से भरा हुआ था। किकी ने अपने मोबाइल टर्मिनल के साथ छेड़छाड़ की। ट्रैक सुरक्षा मार्ग के लिए नेविगेशन निकाला। ये जगह खाली है, हमें अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। विशाल स्थान ने राघव को एक बेचैन करने वाला एहसास दिया। लिफ्ट की धीमी रोशनी के अलावा उनके आसपास सब कुछ पूरी तरह से शांत था। चलो चलते हैं। क्लिक। जैसे ही राघव का पैर जमीन पर पड़ा, यह एक शांत झील में एक पत्थर गिराने जैसा था। आवाज ने शांति के माध्यम से एक भयानक लहर भेज दी। स्तर 89। इस क्षण वे दोनों लगभग 450 मीटर भूमिगत थे और उन पर एक विशाल दबाव महसूस हो रहा था। राघव ने नेतृत्व किया। उसके कान से एक टैक्टिकल फ्लैशलाइट क्लिप की हुई थी जो आसपास की जांच कर रहा था। इस मंजिल की छत स्तर 52 की तुलना में बहुत ऊंची थी, कम से कम 10 मीटर। विशाल भंडारण रैक अंधेरे में पहाड़ों की तरह लग रहे थे। शेल्फों पर करीने से व्यवस्थित कीट नमूनों की पंक्तियां थीं। गलियारे अंतहीन रूप से फैले हुए थे जो शून्य में गायब हो रहे थे। हम जी जोन गलियारा 117 में हैं। हमें दाएं मुड़ना होगा और जीन क्रायो भंडारण सुविधा के पास के मार्ग से नीचे जाना होगा। किकी की आवाज़ मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, लेकिन विशाल शांति में यह एक आकाशवाणी की तरह लगी। राघव तेजी से आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुमने वह सुना? किकी तुरंत तनाव में आ गई। उसने अपने कंधों को सिकोड़ा जैसे वह सावधानी से अपने आसपास की जांच कर रही हो। मैंने कुछ नहीं सुना। वे कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़े रहे। उनकी सांस लेने के अलावा कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे इस तरह मत डराओ। राघव ने चुप्पी का इशारा किया और अंधेरे में आगे बढ़ा। इस बार उसने अपनी GK-03 इलेक्ट्रिक ब्लेड निकाली, अपनी स्वचालित राइफल को अपनी पीठ पर लटका लिया। इस भयानक जगह में अगर खतरा आता है तो बंदूक चलाने की तुलना में बैकलैश या पावर सर्ज का उपयोग करना कहीं अधिक चतुर होगा। एक अकेली गोली ज़ॉम्बी लहर को ट्रिगर कर सकती थी और इस तरह की जगह में उन्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि किस दिशा में भागना है। गलियारा G117 से मुड़कर बाहर निकलते हुए उन्होंने जीवाश्म भंडारण अनुभाग में प्रवेश किया, जहां कंकाल अवशेषों की पंक्तियां भयानक विन्यास में खड़ी थीं। किकी उसके पीछे करीब से चली, हर कदम पर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उद्धरण चिन्ह ... राघव, मुझसे बात करो, उसने फुसफुसाया। ये जगह मुझे डरा रही है।
किस बारे में बात करूं? कुछ भी। जैसे, जब मैं बेहोश थी, क्या तुमने मुझे बचाने की कोशिश की? शायद मुझे सीपीआर या कुछ और दिया। तुम सच में अभी इस पर चर्चा करना चाहती हो? राघव ने आह भरी। मैं डरी हुई हूँ, ठीक है। किकी ने गहरी सांस ली, करीब रहने के लिए अपनी गति तेज की। या इसके बारे में क्या हम ट्रेन के लिए और लोगों को उठाएंगे? क्या हमें एक एआई ड्राइवर स्थापित करना चाहिए? अगर हम समुद्र तक पहुंचते हैं और रेलें गायब हो जाती हैं, तो क्या हम ट्रेन को समुद्री क्रूज़े या पनडुब्बी में बदल रहे हैं? राघव ने समान रूप से जवाब दिया, जितने ज़्यादा लोग उतना बेहतर। जितने ज़्यादा हाथ, जीवित रहने की उतनी बेहतर संभावनाएं। आज उन 3 लोगों का क्या? क्या हम उन्हें साथ ले जा रहे हैं? इसकी योजना नहीं है। हम कोई बचाव ट्रेन नहीं हैं। इसके अलावा, उन वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि उन्हें हमारे साथ भागने की ज़रूरत है। वे अभी भी नई फेडरेशन सरकार को खोजने और वफादारी निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें जाने दो। वे शायद अनंत ट्रेन पर रहने से वहां कम सुरक्षित होंगे। राघव की आवाज़ गंभीर हो गई। जिस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा चिंतित हूँ, वह है उच्च ऊंचाई गलियारा। उसने आगे कहा। रिया ने उल्लेख किया कि महान प्रवासन के दौरान भूमिगत शहर के साथ साथ बहुत सारे विमानों और हवाई जहाज़ों को निकाला गया था, लेकिन वे सब मिट गए। इसका मतलब है कि जो कुछ भी ऊपर है, वह ज़मीन पर मौजूद राक्षसों से भी बदतर हो सकता है। कयामत के दिन के बाद से सभी हवाई और उपग्रह उपकरण बाकी सब के साथ खराब हो गए हैं। अगर आसमान में कुछ है, तो यह शायद सिर्फ वह विशाल जेलीफिश नहीं है। किकी के भ्रष्टाचार दुष्स्वप्न से तैरते विशाल शव के बारे में सोचने मात्र से राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आसमान जमीन से ज्यादा सुरक्षित नहीं था। अगर अनंत ट्रेन के मोटे कवच के लिए नहीं होता, तो कौन जानता था कि वे पहले ही कितनी बार मर चुके होते। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा ध्यान देने योग्य रूप से ठंडी हो गई। जीवाश्म क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने संख्याङ्कित कांच के कंटेनरों से भरे एक बड़े अनुभाग में प्रवेश किया, प्रत्येक में सूखे पौधों के बीज संग्रहित थे। राघव, देखो, कितने सारे बीज! किकी ने अपनी फ्लैशलाइट शेल्फों पर चमकाई, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्या तुम ट्रेन में सब्जियां नहीं उगाना चाहते थे? क्या हमें कुछ ले लेना चाहिए और खेती शुरू कर देनी चाहिए? राघव ने शेल्फों को स्कैन किया और एक त्वरित फैसला लिया। हाँ, चूंकि हम यहाँ हैं, तो कुछ ले ही लेते हैं। अच्छी फसल के बीज मिलना मुश्किल था। काली बारिश ने प्राकृतिक पौधों के जीवन को तबाह कर दिया था, जिससे ताज़ी सब्जियां और फल मिलना लगभग असंभव हो गया था। राघव के पास उन्हें जंगल में खोजने का विलास नहीं था। अगर ये आसानी से उपलब्ध थे, तो वह कुछ न लेकर मूर्ख ही बनता। अपना बैग उतारकर उसने बीज चुनना और पैक करना शुरू कर दिया। घसीटने, धप। जैसे ही वे बीज इकट्ठा कर रहे थे, अंतरिक्ष के माध्यम से एक अजीब शोर गूंज उठा। ये लकड़ी के कुछ सामान को जमीन पर घसीटने जैसा लग रहा था। वे दोनों जम गए, अपनी सांसें रोक लीं। इस बार राघव को यकीन था। उसने कल्पना नहीं की थी। अध्याय 107 अस्थि प्रेत। एक अचानक अपरिचित आवाज ने भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया, जिससे राघव और किकी तुरंत तनाव में आ गए। उनकी आंखें स्रोत की तलाश में चारों ओर दौड़ गईं। चूंकि यह स्तर इतना विशाल था, जो पूरी तरह से ऊंचे प्रदर्शन शेल्फों और गलियारों की पंक्तियों से बना था, ऐसा लगा जैसे वे एक विशाल संग्रहालय में भटक रहे हों। आवाज़ें अप्रत्याशित रूप से गूंज रही थीं, जिससे उनके मूल का निर्धारण करना असंभव हो गया। राघव के स्नायु कस गए। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। किकी तुरंत चिंतित हो गई। उसने घबराकर चारों ओर देखने से पहले अपने मोबाइल टर्मिनल पर रास्ते की जांच की। हमें जल्दी करनी होगी। आगे एक गलियारा है, एक बार जब हम उससे गुजर जाएंगे, तो हम जीन क्रायो भंडारण सुविधा तक पहुंच जाएंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने अपने इलेक्ट्रिक ब्लेड पर अपनी पकड़ मजबूत की और आगे बढ़े। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। घसीटने, वह आवाज़ फिर से आई, इस बार सिर्फ कुछ शेल्फों की पंक्तियों की दूरी से उनके समानांतर चल रही थी। टैप टैप। राघव और किकी दौड़ने लगे। उनकी टैक्टिकल फ्लैशलाइट की किरणें अंधेरे में बेतरतीब ढंग से झूल रही थीं, आगे की ठंडी काली जमीन को रोशन कर रही थीं। घसीटने की आवाज़ बनी रही। राघव का पेट कस गया। वह पहले ही एक महत्वपूर्ण दूरी तय कर चुके थे, फिर भी आवाज़ उनके ठीक साथ में बनी हुई थी, कभी बहुत दूर नहीं, हमेशा शेल्फों के ठीक पीछे। जैसे ही वे एक लंबे, मंद रोशनी वाले गलियारे में मुड़े, कुछ अजीब हुआ। चाहे वह भ्रम हो या हवा में कुछ और, राघव ने देखा कि उनकी फ्लैशलाइट मंद हो रही है। आगे का अंधेरा गाढ़ा हो गया, जो उनकी दृष्टि को एक स्याही काले शून्य की तरह निगल रहा था।
उसी समय घसीटने की आवाज़ अचानक उभरी, इस बार ठीक उनके पीछे से। घसीटने। राघव! किकी ने एक चौंका देने वाली चीख निकाली। वह राघव जितनी तेज नहीं थी, इसलिए उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे पूरी गति से आगे खींच लिया। उनके तेज कदमों की आवाज़ विशाल गलियारे में गूंज उठी, उनकी चिंता को बढ़ा रही थी। किकी का दिल जोर से धड़क रहा था जब वह अपने मोबाइल टर्मिनल को अपने दूसरे हाथ से पकड़े हुए थी। फिर वह भयानक घसीटने की आवाज़ फिर से आई। इस बार ऐसा लगा जैसे वह ठीक उसके पीछे है। किकी की सहज बुद्धि ने काम किया। बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ छुड़ाया और एक बेतरतीब, झटकेदार गति में अपनी क्षमता को उजागर कर दिया। बस उसके हाथ की हथेली से एक अदृश्य शक्ति फूट पड़ी, जिससे हवा के माध्यम से एक शक्तिशाली झटके वाली लहर दौड़ी। उसके बाद एक दबी हुई धम्म की आवाज़ आई, कुछ निश्चित रूप से दूर फेंक दिया गया था। राघव, हमारे पीछे कुछ है, मुझे पता है। राघव भागता रहा, लेकिन किकी स्पष्ट रूप से तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके विपरीत उसकी क्षमता ने उसकी शारीरिक विशेषताओं को नहीं बढ़ाया। राघव अपने संवर्धन प्राप्त करने के बाद काफी मजबूत हो गया था, लेकिन किकी का स्टैमिना अभी भी एक साधारण इंसान जैसा था। वह पहले से ही हाँफ रही थी। टैप टैप वे गलियारे से बाहर निकले, अंत में एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जो एक भयानक नीली चमक में नहाया हुआ था। सफेद धुंध आगे के मार्ग में घूम रही थी, सब कुछ एक प्रेतवादित धुंध में लपेट रही थी। रुको, क्या बिजली नहीं जानी चाहिए थी? क्रायो कक्षों में आमतौर पर स्वतंत्र आपातकालीन बिजली होती है, लेकिन इस धुंध को देखते हुए भंडारण इकाइयों में से एक में रिसाव होना चाहिए। राघव ने जल्दी से अपने हाथ में गीगा काउंटर की जांच की। वह और किकी दोनों ने गैस मास्क पहने हुए थे, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं थी। हमें यहाँ से गुजरना होगा, किकी ने आग्रह किया। वे धुंध से भरे गलियारे में तेजी से भागे। जमने वाली भाप ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया, जिससे दृश्यता शून्य के करीब हो गई। राघव ने एक हाथ में अपनी ब्लेड को कसकर पकड़ा हुआ था, जबकि उसका दूसरा हाथ किकी की कलाई को पकड़े हुए था। हेलो! एक आवाज़ अचानक आगे गूंज उठी। ये धीमी थी, बच्चे जैसी। फिर भी जिस क्षण राघव और किकी ने इसे सुना, एक असहनीय ठंड उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि आवाज़ कहीं से भी आई थी। ये जिस तरह से आवाज़ कर रही थी, वह था जैसे वह पूरी तरह से मानव नहीं थी। कौन है वहाँ? राघव की सहज बुद्धि ने काम किया, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने किकी को एक संकरे क्रायो भंडारण मार्ग में खींच लिया। वूश! जिस जगह को उन्होंने अभी अभी खाली किया था, वहां से कुछ गुजर गया। हल्लो! भयानक आवाज़ फिर से बोली, इस बार धीमी, जैसे सामान्य मानवीय भाषण की नकल करने के लिए संघर्ष कर रही हो। लेकिन जबरन किया गया प्रयास इसे और भयानक बना रहा था। वहां गलियारे के प्रवेश द्वार पर किकी हाँफते हुए चिल्लाई, जहां से वे अभी अभी आए थे, उस ओर इशारा करते हुए। राघव मुड़ा और तुरंत कुछ भयानक देखा। गलियारे के प्रवेश द्वार पर घूमती हुई सफ़ेद धुंध दोनों तरफ अस्वाभाविक रूप से अलग हो रही थी, जैसे कि कोई विशाल चीज़ उससे गुजर रही हो। एक डरावनी इकाई। ये राघव का पहला विचार था। जो कुछ भी यह चीज़ थी, यह ज़ॉम्बी नहीं थी, और यह निश्चित रूप से इंसान नहीं थी। धम धम धम! राघव ने अपनी सांस को स्थिर किया, भागते हुए किकी की कलाई को और कसकर पकड़ा। वह चीज़ हमारा पीछा कर रही है। हम लगभग वहां पहुंच गए हैं, किकी चिल्लाई। वे जीन क्रायो भंडारण सुविधा से बाहर निकले और एक और गलियारे में आ गए। लेकिन इससे पहले कि वे सांस ले पाते, भयानक आवाज़ फिर से गूंज उठी। तुम! हेलो! इस बार ये चीख रही थी, मानवीय भाषण की नकल करने का एक विकृत प्रयास। राघव तेजी से घूमा, अपनी टैक्टिकल फ्लैशलाइट उठाते हुए, और उसे देखा। धुंध भरे क्रायो चैम्बर से उभरते हुए एक लंबी, कंकालनुमा छाया, और वह सीधे उनकी ओर भाग रही थी। संभल कर! राघव ने किकी को अपने पीछे खींचा और मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया। गलियारे के पार तेजी से एक स्टील के ढांचे का बैरिकेड बनाया। टकराव! छायादार आकृति क्रूर बल के साथ धातु की सलाखों से टकराए। जैसे ही स्टील प्रभाव के नीचे कराहने लगा, चिंगारियां फूट पड़ीं। लेकिन बैरिकेड टिका रहा, ठीक जैसे ही राघव इस मौके का फायदा उठाकर भागने वाला था। अंधेरे में कुछ चमक उठा। एक विशाल, खून लाल खोपड़ी चमकने लगी। उसकी खोखली आंखों के गड्ढे और खुला मुंह भयानक लपटों से प्रज्वलित हो उठे। फिर एक 3 मीटर ऊंचा, मानवाकार कंकालनुमा जीव उभरा। उसका शरीर कटी हुई हड्डी के नुकीले हिस्सों से ढका हुआ था, और उसकी गहरी लाल खोपड़ी अस्वाभाविक आग से जल रही थी। गर्दरा!
एक बहरा कर देने वाली चीख गलियारे से गुजरी, उनके कान के पर्दे हिला दिए। फिर प्राणी ने अपना जबड़ा खोला और उन पर झुलसा देने वाली खूनी आग की एक लहर फेंक दी। क्या यह आग उगल सकता है? राघव के भाव गहरे हो गए, उसे तेजी से प्रतिक्रिया करनी थी। बर्फ की ढाल, धमाका, आग के झोंके ने पूरे गलियारे को रोशन कर दिया। किकी राघव की पीठ से सटी हुई थी, उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए, अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए दूर संचलन का उपयोग करते हुए। उनके सामने एक चमकती बाधा बन गई, जो मुश्किल से झुलसा देने वाली गर्मी को रोके हुए थी। लेकिन आग अभी भी हर जगह फैल रही थी। दीवारें तेज लाल चमक उठीं। स्टील का बैरिकेड पिघलने लगा। अगर किकी ने इसे मजबूत नहीं किया होता तो पूरी संरचना अब तक ढह गई होती। ये चीज़ क्या है? एक डरावनी इकाई बात कैसे कर सकती है? समय नहीं है, हमें हिलना होगा, किकी चिल्लाए। उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और छत से लटकते एक विशाल लाइट फिक्सचर को पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया। टूट! धातु का फिक्सचर प्राणी की जलती हुई खोपड़ी पर टूट पड़ा, जिससे वह राघव के आधे पिघले स्टील के बैरिकेड के नीचे दब गया। गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ पूरी संरचना ढह गई। मौके का फायदा उठाते हुए राघव ने किकी का हाथ पकड़ा और आगे भागा। आगे उसकी फ्लैशलाइट की किरण ने एक संकीर्ण रखरखाव सुरंग को उजागर किया। अध्याय 108 मार्ग। वहाँ, यही है। आपातकालीन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही किकी ने अपनी क्षमता का उपयोग करके उसे उसके चौखट से चीर दिया था। मोटा धातु का दरवाज़ा चरमराया और मुड़ गया, इससे पहले कि उसे झटके से हटा दिया गया, जिससे मार्ग अनावृत हो गया। राघव को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से समय मिला। तुम मुझसे कहीं ज्यादा तेज हो दरवाजे खोलने में। कम बात करो, ज्यादा भागो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। उनके पीछे लाल कंकालनुमा भयावह प्राणी गलियारे से उभरा, उसके लंबे अंग और नुकीली हड्डी के कांटे दीवारों से एक तेज घिसने वाली आवाज के साथ रगड़ रहे थे। नगाह! वह फिर से चीखा। राघव ने संकोच नहीं किया। उसने किकी को पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ छलांग लगाई, साथ ही साथ उनके पीछे के मार्ग को सील करने के लिए एक धातु अवरोध का निर्माण किया। लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि सीढ़ियां अविश्वसनीय रूप से खड़ी थीं। किकी को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से समय मिला, इससे पहले कि उसने सहज रूप से राघव की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। उसकी आंखें क्षमता ऊर्जा से चमक उठीं और उनकी मुक्त गिरावट हवा के बीच में अचानक धीमी हो गई। फिर भी वे अभी भी कम से कम 10 मीटर तक नीचे लुढ़के, इससे पहले कि नीचे आकर एक दर्दनाक ढेर में रुक गए। धमाका! राघव ने अभी अभी जो स्टील का दरवाज़ा बनाया था वह अचानक अपने कब्जों से उड़ गया, उनके सिर के ऊपर से तेजी से गुजरा और एक बहरा कर देने वाली टक्कर के साथ सीढ़ियों की दीवार से टकराया। टकराव ने दरवाजे को आकार से बाहर कर दिया, उसे तेज लाल कर दिया। जैसे ही उसकी सतह से भाप निकली, राघव की रीढ़ कठोर हो गई। ओहो! ये चीज़ सिर्फ आग ही नहीं उगलती थी, इसमें हास्यास्पद विनाशकारी शक्ति थी। उफ! किकी कराह उठी, अपनी दर्द भरी जांघ और सिर को रगड़ते हुए बैठ गई। अगर उसने अपनी क्षमता से उनके गिरने को नर्म नहीं किया होता तो वे शायद उस टक्कर से आधे मर चुके होते। घिस-घिसट! एक खून लाल पंजे वाला हाथ अचानक संकीर्ण सीढ़ियों के प्रवेश द्वार से अंदर आया। उसका झुलसा हुआ मांस हवा में बेतहाशा खुरचते हुए फड़फड़ा रहा था। फक! अपने गिरने के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए राघव ने किकी को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया, ठीक समय पर प्राणी की उन्मत्त पकड़ से बचने के लिए। विकृत हाथ कुछ सेकंड के लिए बेकाबू होकर फड़फड़ाया, फिर जैसे यह महसूस हुआ कि वह उन तक नहीं पहुंच सकता, ये धीरे धीरे पीछे हट गया। राघव ने तेज सांस छोड़ी, उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। ये पीले विशालकाय जैसा कुछ भी नहीं था जिसका उसने पहले सामना किया था। ये चीज़ मांसपेशी जैसे ऊतक से ढकी हुई थी, जो अस्वाभाविक गर्मी से भाप दे रही थी। और फिर ये फिर से बोला, तुम। हेलो! कुछ सेकंड बीत गए इससे पहले कि उनकी फ्लैशलाइटों ने एक खून लाल खोपड़ी को धीरे धीरे सीढ़ियों के प्रवेश द्वार से झांकते हुए दिखाया। उसकी खाली आंखों के गड्ढे उन्हें घूर रहे थे, जो खोखले रक्तकुंडों की तरह चमक रहे थे। यह उन्हें देख रहा था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। हे भगवान, यह आग उगलता है और यह बोलता भी है। किकी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह सहज रूप से पीछे कूद गई। इन चीज़ों को क्या हो रहा है? वे हर मिनट और बदतर होती जा रही हैं। राघव हांफते हुए सीढ़ियों से पीछे हट गया, एक परेशान करने वाला विचार उसके मन में रेंग रहा था। ये चीज़ और ज़्यादा इंसान जैसी लग रही थी, और जिस क्षण उसने यह महसूस किया, एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। तुम्हें क्या लगता है कि यह अंदर आएगा? कोई अंदाज़ा नहीं।
राघव ने अपनी फ्लैशलाइट को सीढ़ियों से नीचे चमकाया, अंतहीन अंधेरे की जांच की। उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। लेकिन अगर यह प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा है तो हम वापस उस तरह नहीं जा पाएंगे जिस तरह से हम आए थे। मैं वैसे भी वापस नहीं जाना चाहती। किकी ने भौहें चढ़ाई, कांप उठी। अगर यह बस एक और डरावनी इकाई होती तो यह इतना परेशान करने वाला महसूस नहीं होता। लेकिन ये चीज़ बोल सकती थी, और वह अमानवीय, कंपाने वाली नकल उसे डरा रही थी। चलो चलते हैं, यह शायद अंदर फिट नहीं हो सकता। राघव ने गहरी सांस ली, फिर किकी की कलाई पकड़ी और उसे नीचे ले गया। जैसे ही वे सीढ़ियों के अथाह अंधेरे में उतरे, आखिरी चीज़ जो उन्होंने सुनी वह थी, तुम। हेलो। शब्द ऊपर से गूंज रहे थे, दूर लेकिन अविश्वसनीय रूप से साफ। राघव को अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। हेलो, बकवास। ये पहली बार था जब उसने किसी इमारत के अंदर डरावनी इकाई का सामना किया था, और जंगल में मौजूद लोगों की तुलना में ये कहीं ज्यादा भयानक महसूस हुआ। धम धम धम, उनकी फ्लैशलाइटों ने अंधेरे को काटते हुए वे सीढ़ियों से नीचे उतरते रहे। जल्द ही एक पीले रंग का आपातकालीन दरवाज़ा नज़र में आया। ये रहा। उतरने पर पहुंचकर राघव ने किकी को रोका। अब दरवाजे खोलने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करना है। भले ही किकी विकास स्तर तक पहुंच गई थी, वह लापरवाही से ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकती थी। उन्हें पता नहीं था कि नीचे और क्या खतरे छिपे हुए थे। राघव ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया और क्लिक, ताला तुरंत खुल गया। हुश, दरवाज़ा झटके से खुला, हवा का एक ठंडा झोंका उनके पास से गुजरा। उनकी फ्लैशलाइटों ने आगे जो कुछ था उसे रोशन किया। एक सबवे जैसी भूमिगत सुरंग, पाइपलाइन और रखरखाव गलियारे इसकी दीवारों पर लगे थे, जो अपेक्षाकृत नए दिख रहे थे, जैसे इसे हाल ही में बनाया गया हो। लेकिन पूरे मार्ग में सड़ांध की बदबू आ रही थी। क्या हम वास्तव में पटरियों पर चल रहे हैं? किकी ने पूछा। ये लगभग 6 मंजिलें नीचे है। हमें इस भूमिगत शहर के चारों ओर कम से कम आधा चक्कर लगाना होगा, राघव ने अपने गीगा काउंटर की जांच करते हुए जवाब दिया। $56 और 66 सेंट टेक्स्ट म्यूटेक्स्ट डॉलर। विकिरण सतह से अधिक था, लेकिन अभी भी सुरक्षित सीमाओं के भीतर। किकी अपने गैस मास्क के पीछे कर रहा है। बढ़िया। और दौड़ना। बीप बीप, किकी का मोबाइल टर्मिनल जला और रिया की आवाज़ आई। क्या आप रेलवे मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं? हम अंदर हैं। अच्छा है। स्तर 89 के मार्ग से स्तर 95 तक की कुल दूरी $2620 मीटर है। स्तर 100 पर कोर रिएक्टर सम 1 तक की लंबवत दूरी $62 मीटर है। यदि विकिरण का स्तर $100 टेक्स्ट डॉलर से अधिक हो जाता है तो तुरंत मिशन को त्याग दें। राघव ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर वापस देखा। चलो चलते हैं। अगर हम विफल होते हैं तो हमें या तो पीछे हटना होगा या दूसरी सुरंग पर चढ़ना होगा। बिल्कुल नहीं, किकी ने हाथ हिलाया, अभी भी सांस ले रही थी। मैं उस चीज़ से फिर से नहीं टकराने वाली हूँ। तो चलो चलते रहते हैं। राघव ने अपनी फ्लैशलाइट की किरण को समायोजित किया, रोशनी के दायरे को बढ़ाते हुए जैसे ही वे सुरंग में आगे बढ़े। नवनिर्मित छत में पहले से ही रिसाव था, पानी टपक रहा था। कुछ क्षेत्रों में तो दरारें भी दिख रही थीं। ठीक जैसा कि रिया ने चेतावनी दी थी, भूमिगत शहर की संरचना ढह रही थी। गड़गड़ाहट। उन्होंने मुश्किल से कुछ कदम ही लिए थे जब एक विशाल कंपन ने सुरंग को हिला दिया। मलबे और धूल की बारिश हुई जिससे उनमें चक्कर आने लगा। पूरी जमीन हिंसात्मक रूप से कांप उठी। एक भूकंप। राघव और किकी लड़खड़ाए, मुश्किल से सीधे खड़े रहे क्योंकि उन्होंने धातु की रेलिंग को पकड़ लिया। किकी चीखी। कंपन तेज हो गया। राघव ने सहज रूप से किकी को करीब खींचा, उसके सिर की रक्षा की, जबकि छत को सहारा देने के लिए एक अवरोध का निर्माण किया। ठीक जब उसने सोचा कि भूकंप और बिगड़ने वाला है, वह अचानक रुक गया। रेत और धूल टपक गई जैसे ही सुरंग धीरे धीरे फिर से शांत हो गई। बीप बीप बीप, राघव का मोबाइल टर्मिनल बजा। पूनम की आग्रहपूर्ण आवाज़ आई। राघव, क्या तुम ठीक हो? हम ठीक हैं। राघव ने राहत में सांस छोड़ी। फिर उसका चेहरा गहरा हो गया। रिया, क्या ये सामान्य है? क्या इन भूकंपों का भूमिगत जीवों से कोई लेना देना है? रिया की आवाज़ शांत होकर आई। हाँ, पिछले 2 हफ्तों से ये भूकंप हर रात हो रहे हैं। राघव जम गया। फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया।